नमो नमः मास्टर्स और स्वागत है आपका एएमसी हरियाणवी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्वांटम लाइफ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वांटम लाइफ की श्रृंखला को जनवरी 2021 में शुरू किया गया था और उससे पहले क्वांटम किचन की श्रृंखला को भी 3 महीने तक विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। तो अगर आप यहाँ नए हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्वांटम लाइफ क्या है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगी क्वांटम लाइफ के 9वें एपिसोड के बारे में। तो ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी और डॉक्टर संगीता नेहरा मैम की जो आशीर्वाद है उसके साथ ही आज इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो क्वांटम लाइफ क्या है, ये बहुत हमने इसके बारे में जाना है, समझा है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी ये बता दें कि क्वांटम लाइफ वो जीवन है जब हम अपने जीवन को चेतनता के साथ जीते हैं। हमें अपने अंदर के ब्रह्मांड के बारे में और बाहर के ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही गहन समझ आने लग जाती है। वो है क्वांटम लाइफ। और जो क्वांटम लाइफ है इसके 3 पहलू हैं, आयुर्वेद, क्वांटम और पिरामिड। ये तीनों चीजें जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो हमें एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। अब आप सोचेंगे कि ये तीनों कैसे असीम आनंद दे सकते हैं। आप जानेंगे जैसे जैसे आप इन एपिसोड्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब हमारा ये जो शारीरिक भौतिक शरीर है ये जब स्वस्थ होता है तो इसके साथ साथ हमारे बाकी के जो 4 शरीर है वो भी स्वस्थ रहते हैं। और अगर वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये शरीर भी रोगी हो जाता है। इस जीवन में आने का कारण क्या है, इस भौतिक शरीर को लेने का कारण क्या है? हमें अनुभव लेने हैं हमारी आत्मा को। हम है तो सब आत्मा ही ना, हम कोई अलग नहीं है, हम कोई सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा ही तो है। और आत्मा एक जगह से फिर दूसरी जगह आगे आगे बढ़ती है और ये जब बढ़ती है तो क्या करती है, तो ये अनुभव लेती है, सीखती है और इसका विकास होता है और तभी वो जाके परम तत्व में लीन होती है। तो ये जो क्वांटम लाइफ है इसके जो 3 पहलू हैं, आयुर्वेद, क्वांटम, पिरामिड, ये तीनों ध्यान से और इतना चेतनता से इतना ज्यादा गहन संबंध रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी आयुर्वेद में जो दिनचर्या के बारे में है या ऋतुचर्या के बारे में है, ये सिर्फ दिनचर्या ऋतुचर्या नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और यही जीवन शैली जो है हमें आगे बढ़ने में, हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक विकास में बहुत बहुत कारगर है, बहुत ही ज्यादा सहायक है। यही कारण था कि आयुर्वेद के आचार्यों ने इतना ज्यादा महत्व दिया था ध्यान को भी और इन सारी दिनचर्या को, ऋतुचर्या को। बीमार होते हैं, ऐसा नहीं है कोई बीमार नहीं होता, चिकित्सा भी है, लेकिन वो सिर्फ चिकित्सा है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन शैली है और उसी के साथ उसके अंदर जो ध्यान की खूबसूरती है वो बिल्कुल उसका तो वर्णन करना ही बहुत अच्छा है कि आप आनंद ही आनंद का अनुभव करते हैं। तो और क्वांटम की बात की जाए तो क्वांटम मॉडर्न साइंस है, अभी के समय में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसमें भी ध्यान के और इन सब चीजों के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, ये जो क्वांटम है ये हमारे जीवन में हमारी आत्मा का, ये चेतनता का बहुत 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 बड़ा इसका रोल होता है हमारे इस जीवन में। हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हम इससे कुछ ऊपर है। वी आर कॉस्मिक बीइंग्स, हम कॉस्मिक बीइंग्स है। तो रही बात हमारी पिरामिड की, वो क्या है? वो एक क्वांटम डिवाइस है, उसके अंदर खूब ऊर्जा है, इतना पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा पिरामिड के अंदर वास करती है। और जब उसका सही कोण होता है, सब कुछ सही होता है, तो वो हमारे अंदर एक
और स्फूर्ति का संचार करती है। हमें हमारे भौतिक शरीर को तो स्वस्थ करती है, लेकिन हमारे बाकी के शरीरों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से स्वस्थता प्रदान करती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे 9वें एपिसोड से, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। तो मैं डॉक्टर ऊर्जा को इनवाइट करूँगी यहाँ पे कि वो हमें हमारे आयुर्वेद में जो प्रकृति है, यानी हमारे शारीरिक संगठन है, जो हम किस तरीके के हम हैं, हम जो भी हमारे पसंद है, नापसंद है, वो हमारे प्रकृति पे भी डिपेंड करते हैं। तो वो प्रकृति के बारे में बहुत विस्तारपूर्ण एक वर्णन करें। तो डॉक्टर ऊर्जा प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्याति फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे क्वांटम लाइफ एपिसोड 9 की, और आज अब बारी है हमारे आयुर्वेद की। तो सबसे पहले आज का डिस्कस कर लेते हैं हम कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप, यानी कि प्रकृति चार्ट। प्रकृति चार्ट में जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी, लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि सभी की अलग अलग प्रकृति होती है, प्रकृति कितने प्रकार की होती है, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति की कौन सी प्रकृति है। तो उसी को एक बार थोड़ा सा हम दोबारा देखते हैं कि हमने बात करी थी 8 प्रकार की प्रकृति होती है। सबसे पहले वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार की। उसके बाद यही ये दोष होते हैं, और ये मतलब इनसे जो हमारी आगे प्रकृति बनती है। तो वात, पित्त, कफ, प्योर वात पित्त कफ। जो कि हमें आजकल के टाइम में प्योर वात, प्योर पित्त, प्योर कफ देखने को बहुत रेयर है कि कोई, शायद कोई एक आध कोई ऐसा मिले। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि जो द्वंद्वज प्रकृति होती है, यानी कि वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, या फिर जो सन्निपातज होती है वात पित्त और कफ, ये देखने को मिलती है। और एक लास्ट में हमारी जो 8वीं प्रकार की होगी सम में, सम प्रकृति, यानी कि सभी जो दोष हैं उस व्यक्ति में बैलेंस्ड हैं, सम मात्रा में है। और ऐसा व्यक्ति भी मुझे नहीं लगता कि आजकल के हमारे इस दौर में हमें कहीं मिलेगा। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। उसके बाद हमने बात करी थी कि आप अपनी प्रकृति का कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति चार्ट में कुछ पैरामीटर्स यहाँ रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी या किसी और की, या मतलब हम में से जिसकी भी हम प्रकृति जानना चाहें, तो हम यहाँ से एक एस्टिमेट ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या प्रकृति हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी फ्रेम की, यानी कि शारीरिक स्तर पर उसका शरीर व्यक्ति का कैसा दिख रहा है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी प्रकृति में है। तीनों हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चार्ट में 3 लिखे हुए हैं, वात, पित्त और कफ। तो सबसे पहले वात की अगर बात की जाए, तो जो वात के लोग होते हैं, वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनमें क्या खासियत होती है कि जब मतलब जो देख के आपको पता लगेगा कि या तो वो बहुत ही लंबे होंगे या बहुत ही छोटे होंगे हाइट में। तो उससे आप एक एस्टिमेट ले सकते हैं कि अगर कोई बहुत लंबा है या कोई बहुत छोटा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये वात प्रकृति का व्यक्ति हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप उनके शरीर को देखेंगे, तो ये कंधे और कमर बिल्कुल पतले होंगे। वो ज़्यादातर लोग पतले ही रहते हैं, वात प्रकृति के लोग। और उनकी जो हाथ की उंगलियां और अंगूठे वगैरह आप देखेंगे, तो वो बिल्कुल पतली और लंबी सी रहेंगी। उसके बाद जब वो चलते हैं, कहीं कोई मूवमेंट होती है या कोई भी बॉडी पे शारीरिक स्तर पर कोई भी काम करते हैं, तो उनके जो जोड़ होते हैं उसके अंदर से आवाज़ आती है, कड़कड़ की आवाज़ आएगी, क्रैकिंग साउंड आती है। तो एक ये बहुत बड़ी एक, कहते हैं ना कि एक सिम्टम है वात प्रकृति के लोगों का। उसके बाद हम पित्त प्रकृति की बात करते हैं। पित्त प्रकृति के लोग आपको ना तो बहुत ज़्यादा लंबे मिलेंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटे। वो बिल्कुल मीडियम से साइज़ के होंगे। उनके जो शोल्डर्स हैं, यानी कि कंधे हो गए और हिप जॉइंट है कमर से, वो बिल्कुल मीडियम होते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा पतले नहीं मिलेंगे। और उनका जो मतलब पूरी बॉडी है वो बड़ी बैलेंस्ड सी रहती है, ना बहुत पतलापन ना बहुत लंबे होंगे, तो बिल्कुल बैलेंस सा रहता है। और जो उनके हाथ की उंगलियां वगैरह, पैर की उंगलियां वगैरह, वो भी बिल्कुल मीडियम से साइज की होती हैं, बहुत लंबी नहीं बहुत छोटी नहीं। फिर अब जब हम बात करते हैं कफ प्रकृति के लोगों की, तो वहाँ पर क्या है कि कफ प्रकृति के लोग मीडियम भी हो सकते हैं, मीडियम से लेकर के थोड़े मोटापे की तरफ जाते हुए कफ प्रकृति के लोग हम उनको कहेंगे। मतलब आप उनमें देखेंगे तो ये कंधे भी चौड़े होंगे और कमर से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही
होगा, जो मतलब वाइड रहेगा उनका जो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट है जो, मतलब ये शोल्डर्स और हिप्स जो हैं वो बिल्कुल चौड़ी रहेंगी। उसके बाद जो जैसे हमने वात प्रकृति में बात करी थी कि उनके जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनकी हड्डियों में से, उनके जोड़ों में से कड़कड़ की आवाज़ आती है। तो कफ प्रकृति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और कफ प्रकृति के लोगों के जो जोड़ है वो बिल्कुल अच्छे से बंधे हुए कह सकते हैं, और लुब्रिकेटेड, जैसे हम अगर आम भाषा में कहें तो कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं भाई इसके गोडों की ग्रीस खत्म हो गई। तो ऐसी जो दिक्कत है वो कफ प्रकृति के लोगों में जल्दी से नहीं आती है। कफ प्रकृति के लोगों में अच्छे से लुब्रिकेशन रहती है जॉइंट्स पे, और आप उनके अगर फिंगर्स यानी कि उंगलियां और अंगूठे देखेंगे तो वो मतलब शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे हाइट के लंबाई में कम रहेंगे और स्केरिश चौकोर से रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप किसी को देखते हैं तो उसके शारीरिक स्तर पर बॉडी फ्रेम कैसा है, उनकी बनावट कैसी है शरीर की, उसके हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति वातज है, पित्तज है या कफज है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं वेट की, यानी कि वजन। जैसे मैंने पहले अभी बात करी कि वात प्रकृति के लोग क्या होते हैं कि वो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर पतले ही होते हैं ज़्यादातर। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लें तो शायद वो अपना वेट गेन कर सकते हैं, पर जो नेचुरल अपना खाना मतलब जो आहार ले रहे हैं, आहार विहार प्रॉपर हो रहा है, तो वो आपको वात प्रकृति के लोग पतले ही मिलेंगे। और जब आप उनके हाथ वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि आपको नाड़ियाँ बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर दिखेंगी। कई लोगों की आप देखते हैं तो उनकी बिल्कुल नाड़ियाँ बिल्कुल बाहर दिख रही होती हैं, तो हम कई बार कहते हैं कि भाई ये तो बच्चा है या कोई बड़ा है, ये तो खाता पीता ही नहीं है। नहीं, वो आप प्रकृति का है, उसको आप कितना भी खिलाओगे वो चीज़ रहेगी, उसमें वो सिम्टम रहेगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ले और एक्सरसाइज ना करे तो फिर हो सकता है कि वात प्रकृति का जो व्यक्ति है वो वजन बढ़ा ले अपना। और पित्त प्रकृति के क्या होते हैं कि पित्त प्रकृति के लोग बिल्कुल नॉर्मल से रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो जल्दी से वेट गेन भी कर सकते हैं, अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं, और बड़ी जल्दी उनका क्या है कि वेट लॉस भी हो जाता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी वेट लूज हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा खा लिया वेट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पित्त प्रकृति जो है वो दोनों तरफ जा सकती है। वो बॉडी का बैलेंस है पित्त प्रकृति। तो वो ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो वेट आराम से लूज भी कर देंगे, वजन घटा भी लेंगे, और ज़्यादा खा लिया तो फिर वो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और कफ प्रकृति के क्या होते हैं लोग, वो ज़्यादातर उनका वजन ज़्यादा ही रहता है, मतलब मीडियम से मॉडरेट से लेकर के ज़्यादा तक रह सकता है। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज ना करें तो उनका वजन बढ़ना ही बढ़ना है। तो उनको अपने शरीर को सम रखने के लिए एक्सरसाइज साथ करनी बहुत ज़रूरी है। और खैर एक्सरसाइज तो मुझे लगता है कि हर प्रकृति के व्यक्ति को करनी ही चाहिए, हर जॉइंट की मूवमेंट और आपकी एवरीडे जो मूवमेंट है, एक्सरसाइज है, वो होनी ही चाहिए। कफ प्रकृति के लोग क्या है, बड़ी जल्दी से अपना वेट पुट ऑन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी वजन उनका जो है बढ़ जाता है, और खास करके जो नीचे का मतलब नाभि से नीचे का जो एरिया है या जो लोअर पार्ट है वहाँ पर उनका बड़ी जल्दी से वजन बढ़ जाता है, जैसे पैर मतलब ये जो टांगों में, जंघाओं में, तो यहाँ बड़ी जल्दी इनका जो है फैट डिपोजिशन, वजन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि त्वचा कैसी होती है तीनों प्रकृति के लोगों की। वात के जो लोग होते हैं कि उनकी क्या है कि खास करके जो प्योर वात होगा या जिसमें वात ज़्यादा अमाउंट में है, वात जो दोष है वो ज़्यादा एग्रेवेट हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या है कि उनकी स्किन जो है ना, उनकी त्वचा बड़ी रूखी रूखी सी रहेगी, फटी सी, मतलब ठंड सर्दियों में तो और ज़्यादा, जैसे ही ठंड लगी थोड़ी सी वो फटने लग जाते हैं हाथ। और ऐसे ही जैसे उनके जो लिप्स वगैरह हैं, होंठ पे, मुंह पे आपको ऐसे थोड़ा फटा फटा सा, रूखा रूखा सा लगता है, तो वो वात प्रकृति के लोगों का एक लक्षण है। वो सबसे बड़ी चीज़ वात को पहचानने की यही है कि आपको रुक्षता मिलेगी सारे शरीर में। और जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनका क्या है कि नेचुरली प्राकृतिक तौर पे उनका जो स्किन टोन है, यानी कि त्वचा में जो हम देखते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा गौर वर्ण का होता है या फिर कोई थोड़ा सा सांवले वर्ण का होता है, तो उनका क्या है, वात प्रकृति वाले लोग जो हैं वो डार्क टोन के मिलेंगे आपको थोड़ा नेचुरली। और अगर कोई मतलब कोई गौर वर्ण का है तो उसमें भी क्या है कि वो जैसे सूरज की वजह से जल्दी से टैन हो जाते हैं, जल्दी वो थोड़ा सा उनकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। फिर उसके बाद हम पित्त प्रकृति की बात करते हैं। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनकी त्वचा ना बड़ी सेंसिटिव सी होती है, बड़ी जल्दी से उनको कोई
जैसे जो फुंसियाँ वगैरह है वो जाती हैं, या फिर रैशेज़ हो गए, थोड़ी सी धूप में निकले और एकदम लाल लाल हो गया हाथ, उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने हो गए। तो ये चीज़ें पित्त प्रकृति में बड़ी होती हैं, क्योंकि पित्त प्रकृति में वैसे भी फायर एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कि अग्नि तत्व जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे ही वो धूप वगैरह में निकलते हैं, या फिर कोई कोई भी चीज़ उनको जो इरिटेट करती है, तो उस वजह से स्किन पे बड़ी जल्दी रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। और पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका ज़्यादातर जो रंग है वो बिल्कुल साफ रहता है, गौर वर्ण के होते हैं ज़्यादातर लोग। और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं ना, उनको आप जैसे हाथ लगाएंगे उनकी त्वचा पे तो आपको थोड़ी गर्म सी ही लगेगी। और जैसे वात प्रकृति के लोगों की बात करें तो उनमें एक ठंडक है, मतलब एक हाथ लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठंडा ठंडा सा है। और पित्त प्रकृति में बिल्कुल उल्टा है, वो आप हाथ लगा कर देखेंगे तो वो थोड़े से नॉर्मल से थोड़े गर्म, आपको स्किन ऐसे लगेगी कि गर्म है। और पित्त प्रकृति के लोग क्या होते हैं कि बड़ी जल्दी से जैसे सनबर्न हो जाएगा, धूप में थोड़ी देर खड़े हुए और सारे रैशेज हो गए, सनबर्न हो गया, सन एलर्जी हो जाती है पित्त प्रकृति के लोगों के। तो ऐसे ही कफ की अगर हम बात करें तो कफ प्रकृति के लोग जो हैं उनमें जो स्किन टाइप है ना, जो उनकी त्वचा है वो बड़ी ऑयली रहती है। जैसे वात प्रकृति में बिल्कुल रुक्षता थी, और यहाँ पर कफ प्रकृति में क्या कि हल्का सा ऑयलीपन रहता है। जैसे कई लोग देखते हैं गर्मी में क्या होता है कि फेस वॉश किया, मुंह धोया और थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पे एक चिकनाहट सी हो जाती है, तो वो कफ प्रकृति का एक लक्षण हो सकता है। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, जैसे पित्त वाले परेशान हो जाते हैं धूप में जाने के बाद, रैशेज हो गए, सन एलर्जी हो गई, तो ऐसा कफ प्रकृति वाले नहीं होते। कफ प्रकृति वालों को धूप चाहिए होती है, क्योंकि वो धूप इंजॉय करते हैं। पर हाँ, अगर ओवर कर लें या मतलब बहुत ज़्यादा अगर बैठ लें तो हाँ, उनको भी सनबर्न हो जाता है कफ प्रकृति के लोगों को। और वात प्रकृति के लोगों में हमने बात करी थी कि रुक्षता रहती है, जो होंठ है वो भी जल्दी से फट जाते हैं। कफ प्रकृति वाले लोगों में क्या है कि बिल्कुल एकदम गीले रहते हैं, और ऐसे रुक्षता कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है कफ प्रकृति के लोगों में। उसके बाद हम बात करते हैं कि पसीना कितना आता है। हम देखते हैं कई लोगों को, जैसे आपने भी देखा होगा कि कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, किसी किसी को तो सर्दियों में भी पसीना आ रहा है, और किसी को गर्मी में भी बहुत कम पसीना आ रहा है। तो वो सब प्रकृति की बात है। जैसे वात प्रकृति के बात अगर हम करें तो वो उनमें अभी जैसे मैंने भी बताया कि उनमें एक नेचुरली प्राकृतिक तौर से उनमें एक ठंडकता रहती है, ठंडक है उनमें वात प्रकृति के लोगों में। तो उनको पसीना जो है वो थोड़ा कम आता है। और जैसे उनको थोड़ी ठंडक हो जाएगी तो फिर वो कोई गैस स्टोव के पास या जहाँ भी थोड़ी गर्माहट मिले वहाँ खड़ा होना पसंद करते हैं, और वहाँ बैठना पसंद करते हैं। और पित्त प्रकृति की बात करें तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। पित्त प्रकृति, आप जो जो लोगों की बात हम कर रहे थे कि जो गर्मी में भी, गर्मी में तो पसीना आता ही आता है बहुत ज़्यादा, और जिनको सर्दियों में भी बहुत पसीना आ रहा है, तो आप वहाँ से एक डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि पित्त प्रकृति में फायर एलिमेंट जो अग्नि तत्व है बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी डोमिनेंस रहती है वहाँ पर। और पित्त प्रकृति के लोगों में क्या रहता है कि जैसे सर्दियों में भी पसीना आ रहा है कभी तो, और गर्मियों में तो पसीना आ रहा है, उनके आप हाथ देखोगे तो मुट्ठी जैसे बंद होगी तो उसमें भी पसीना आ जाता है बड़ी जल्दी से पित्त प्रकृति वालों में। और कफ प्रकृति की बात करें तो वो बिल्कुल मॉडरेट से रहते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं है, बहुत कम पसीना नहीं है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू बाहर जैसा मौसम है उस अकॉर्डिंग कफ प्रकृति वाले लोगों को पसीना रहता है, कि अगर बाहर गर्मी ज़्यादा हुई तो फिर पसीना आने लग गया, ठंडक हो गई तो कम है। और वात प्रकृति की बात हम जैसे कर रहे हैं कि उनमें प्राकृतिक तौर पर ठंडक होती है, पर अगर वात प्रकृति के व्यक्ति अपना वजन बढ़ा लें, ओवरवेट हो जाएं किसी भी कारण से, तो हाँ, उनमें पसीना ज़्यादा आ सकता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने अभी शारीरिक तौर पे बात करी, अब हम बात करते हैं मानसिक तौर पे। मानसिक तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं कि वात प्रकृति का क्या लक्षण है, या पित्त प्रकृति का, या कफ प्रकृति का। तो वात प्रकृति के लोग क्या होते हैं, उनको बड़ी जल्दी कोई भी चीज़ याद हो जाएगी। आप कोई चीज़ देंगे याद करने के लिए, याद हो जाएगी, पर वो उतनी ही जल्दी से, उतनी ही तेजी से उसको भूल भी जाते हैं। तो वात प्रकृति अगर कोई बहुत जल्दी से याद कर रहा है और उसको उतनी ही जल्दी से भूल जा रहा है, तो यानी कि वो वात प्रकृति के लोग हैं। और वात प्रकृति के लोग क्या होते हैं कि इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। वात प्रकृति के लोगों में जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी
जल्दी आराम से ठंडे भी हो जाते हैं वो लोग। और जो वात प्रकृति के लोग हैं वो क्या है, नेचुरली मतलब अच्छे थ्योरिस्ट हैं, अपनी खुद की थ्योरीज, अपनी खुद की फिलॉसफीज उनकी होती हैं वात प्रकृति वाले लोगों की। और पित्त प्रकृति वाले लोग क्या है कि वो जैसे उनको आराम से याद हो जाएगा, कोई भी चीज़ आप देंगे उनको बड़े आराम से याद हो जाएगी, पर उसको भूलने में टाइम लगता है उनको। जैसे कोई बच्चा भी अगर आप देखें आपके घर में होगा या आसपास कहीं, कि कोई ऐसा बच्चा जिसको याद तो बड़ी जल्दी हो रहा है पर वो जल्दी से भूलता नहीं है, तो वो पित्त प्रकृति का है। और अगर वो बहुत जल्दी से याद करके बहुत जल्दी से भूल जा रहा है तो वो वात प्रकृति का व्यक्ति है या बच्चा है या कोई भी है। तो इसी प्रकार से जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको गुस्सा आता है तो फिर वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ये पित्त प्रकृति में से वही बात हम बात कर रहे हैं कि अग्नि तत्व ज़्यादा है तो वो गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा करते हैं। और पित्त प्रकृति वालों में एक क्या खासियत होती है कि वो बड़े अच्छे से कोई भी चीज़ को अगर प्लान करना है तो बड़े अच्छे से एक अच्छे सिस्टम से प्लान करते हैं। कफ प्रकृति वालों में भी ये चीज़ सेम पाई जाती है कि वो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। कोई आप उनको काम दे दो, कोई टास्क दे दो, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, उस टास्क को पूरा करेंगे और अच्छी तरह से मैनेज भी कर लेते हैं। और कफ प्रकृति वाले जैसे हमने कहा कि उनको पित्त प्रकृति वाले लोग जल्दी से याद तो कर लेते हैं और उनको भूलने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही कफ प्रकृति वाले क्या है कि आराम से याद होगा और आराम से ही भूलेंगे। वात प्रकृति में बिल्कुल उल्टा था कि जल्दी से याद कर लिया और जल्दी से भूल गए। और कफ प्रकृति वाले क्या होते हैं कि एक बार गुस्सा हो गए फिर वो भूलते नहीं है उस चीज़ को कि किस बात पे गुस्सा हुए थे या क्या हुआ था। तो वो कफ प्रकृति वाले जो हैं वो लंबे समय तक याद रखते हैं उन चीज़ों को। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहूँगी और अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे क्वांटम मास्टर डॉक्टर मोनिका को कि वो आएँ और क्वांटम के ऊपर एक हमें हमें बताएं क्वांटम के बारे में। मोनिका प्लीज़। नमस्कार सभी को। आज आयुर्वेदा, क्वांटम और पिरामिड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वांटम में कुछ सीखने जा रहे हैं। क्वांटम का महत्व, क्वांटम क्यों ज़रूरी है समझना, सीखना, जानना, इसके बारे में यहाँ चर्चा होगी। और साथ के साथ हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, छोटा सी जो हमने पढ़ा था उसको दोहराएंगे कि जो हमने 5 लेयर की केक, जो 5 सतह वाला केक पढ़ा था एक दिन, आपको याद होगा, उसके बारे में हम दोबारा जानेंगे। वही जो 5 शरीर के जो अलग अलग सतह के बारे में मैंने बताया था उन्हीं को दोबारा जानेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। जो पहली स्लाइड आप देख पा रहे हैं आप सबके सामने, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटम, अर्थात क्वांटम का महत्व, कि क्वांटम जानना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। चलिए जो 5 जो सतह वाला केक है उसके हर सतह को जानते हैं, हर उस लेयर के बारे में जो 5 लेयर केक में बता रखी है उसको जानते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड, जो सेकंड स्लाइड है, इसमें क्या बता रखा है कि ये कितना सुंदर सा एक चित्र है जिसमें एक तरफ जो केक है, जो 5 सतह वाला केक है, उसकी हर सतह की जो खूबियाँ हैं, उस हर सतह का रंग, रूप, स्वाद अलग अलग है। और जब हम उस पूरे ही उस केक की एक पीस को खाते हैं तो उस हर एक सतह का, हर एक सतह का जो स्वाद है वो दूसरी सतह के स्वाद के साथ हमारे मन में, हमारे शरीर को उसकी अनुभव होता है कि कैसे वो दोनों रस अलग अलग होते हुए मिश्रित होके हमारे मुख में जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं जो 5 शरीर जिनके बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, कि जो हमारे ये 5 शरीर हैं, द फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, सुप्रामेंटल बॉडी और क्वांटम बॉडी, जब इनके बारे में पढ़ा था तो हमें यही जानने को मिला था कि कैसे ये जो 5
अलग अलग शरीर हैं, वो जो डॉक्टर अमित गोस्वामी ने अपनी बुक में बता रखे हैं कि कैसे ये दोनों ये पांचों अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कैसे फिर भी जो उस जुड़ाव के बावजूद भी अलग अलग होते हैं। तो इसको थोड़ा जानते हैं आज। तो लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड। जो तीसरी स्लाइड है, इसमें आप देख पा रहे हैं द फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी जो हमारा शारीरिक जो हम देख पा रहे हैं, हमारा रूप जो है, हमारा जो शरीर है, शरीर जो ढांचा है जिसको बोलते हैं, वो कैसा है। हम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा पीढ़ी में हैं, तो सबकी और किसी के स्किन पे पैचेस हैं, किसी की स्किन थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा निखरी हुई है, किसी की नहीं है। ऐसे करके हम इस शरीर को तो जान सकते हैं। शरीर तो हम जो सामने वाला इंसान हमें देख रहा है, वो हमारे उस शरीर को देखता है और हमें समझने की कोशिश करता है। लेकिन इस जो शारीरिक शरीर है, इसी से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर हम इस शरीर की बात करें तो यह सबसे इन पांचों शरीर में सबसे बाह्य है, जो बाह्य रूप से हमें दिख रहा है। उसके बाद आता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रखा है कि हमारी जो द वाइटल बॉडी, जो वाइटल बॉडी है उसके बारे में जानेंगे। उस वाइटल बॉडी को हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे। अब सूक्ष्म है और हमारा फिजिकल बॉडी क्या था, स्थूल था। तो जो हमारी जो शारीरिक है वो हमारा स्थूल है, स्थूल रूप से, जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब आप कहोगे, अब जिस वाइटल बॉडी की बात कर रहे हो आप और हमें दिख ही नहीं रहा, तो ये क्या बात हुई, क्या ये शरीर हमें दिखता ही नहीं है, तो ये कैसे हुआ। लेकिन ये होता है, इसको महसूस किया जाता है। सूक्ष्म चीज़ों को जो बिल्कुल हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लो सरप्राइज टेस्ट है। कोई कोई अगर स्कूल में टीचर आता है और वो कहता है सरप्राइज टेस्ट लूँगा आज मैं, तो जो वो फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं तुरंत, तो वो तुरंत जो फीलिंग्स आती हैं वो सूक्ष्म शरीर महसूस करता है उसको। तो वो सारी चीज़ें हमारी वाइटल बॉडी में आएंगी। जो वो फीलिंग्स है वो हर ऑर्गन पे क्या इफेक्ट जा रहा है, जैसे हमारे जो अवयव होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है किसी की, ऐसे सुन के कि हो टेस्ट है तो ऐसे ही करके तो हार्ट, वो हमारे हार्ट चक्रा पे भी जाके एक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे हमारे इन वाइटल बॉडी को हम समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे तो वो है द मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी जो हमारी, अब मेंटल बॉडी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मीनिंग, मतलब हमें हर चीज़ का मतलब जानना ज़रूरी है। हमारे जो हम बुद्धि बोलते हैं, किसी चीज़ को जानने की क्षमता, जानने की इच्छा होना, तो वो सारी चीज़ें हमारी मेंटल बॉडी में आती हैं। तो माइंड इज़ यूनिवर्सल बट द ब्रेन इज़ थिंकिंग। माइंड की जब हम बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल है। माइंड, हम कहते हैं कि हम ब्रेन माइंड सेम होता, नहीं। जो हमारा ब्रेन है वो एक ऑर्गन की तरह अगर हम उसको लें, तो उस ब्रेन में जितनी कैपेसिटी है वो हम अगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे हमारी जो सोचने की क्षमता है, वो कई बार क्या होता है, जो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी कि कैसे जो अलग अलग जो घटनाएं होती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसके हिसाब से भी हमारे जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है या कम हो जाती है। तो उसी के आधार पर इस मेंटल बॉडी को हम लेंगे कि कैसे जो माइंड है वो यूनिवर्सल है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी। हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो
वो हमें कभी कभी खुद भी नहीं पता होती। तो उसी के लिए भी हमें मेडिटेशन का सहारा लेते हैं कि हमें अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं जो हमें नहीं पता उसको भी पता करने के लिए। तो जो ब्रेन है वो थिंकिंग के लेवल पे है कि वो सिर्फ सोचता रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आता है सुप्रामेंटल बॉडी। सुप्रामेंटल बॉडी में आता है कि आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या होता है कि आर्कीटाइप में हमारा एक पर्टिकुलर टाइप टाइप बन जाता है कि कैसे हमारा जो सुप्रामेंटल बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है। उसके बाद आता है क्रिएटिव इंट्यूशन। तो सुप्रामेंटल बॉडी हमारी इतने सूक्ष्म लेवल पे एक्ट करती है जहाँ पे मन मन की जो स्थिति होती है उसमें हम जानते हैं कि कैसे हम क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर हैं हम जैसे, तो अगर मान लो कोई पेशेंट आता है तो कोई जैसे अभी कोरोना की ही बात लगाएं, कोरोना की ही बात करें तो जैसे क्रिएटिव इंट्यूशन, जब ये वायरस आया तब पूरा संसार भयभीत हो गया था कि इस वायरस के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन जो एक डॉक्टर के अंदर एक विल पावर होती है जिसके वजह से उसने सोचा कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर अलग अलग शोध हुए। उन अलग अलग जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उनसे उन्होंने जाना कि कैसे इसको क्या क्या दवाइयों से कम किया जा सकता है, इसके जो लक्षण हैं इस रोग के उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारी जो इंटेंशन थी कि जो हम चाहते हैं कि हम किसी को भी इस वायरस से इस रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है या फिर उसको बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके अपना रहे थे। तो जो सुप्रामेंटल बॉडी है वो हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक्ट करती है कि उस टाइम पे हमारा भाव क्या था कि हम जो चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान है उसका भला कैसे हो। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सुप्रामेंटल बॉडी है वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे काम करती है। और एक और एग्जांपल है कि कैसे एक बच्चे के अंदर जो भाव होता है उसको हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। उसके अंदर कुछ भी कलर को वो अगर देखता है तो वो चाहे उसको कलरिंग आती हो ना हो वो परफेक्शनिस्ट नहीं होता, लेकिन उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि वो परफेक्शनिस्ट है या नहीं है। वो ना होते हुए भी वो अलग अलग रंगों को अपनी मर्जी से एक दूसरे के अंदर मिलाता है, एक नई चीज़ का निर्माण करता है। तो ऐसे ही करके ये हमारे सुप्रामेंटल बॉडी में सब कुछ असेस होता है। उसके बाद जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी द क्वांटम बॉडी। तो जो लास्ट स्लाइड है कि क्वांटम बॉडी क्या है। क्वांटम बॉडी इज द सीट ऑफ जॉय। एक आराम से एक ऐसी चेयर सोच के देखें अपने, उसको उस पे हम बैठे हैं। तो उस चेयर की हम बात कर रहे थे कि सीट ऑफ जॉय। तो सीट ऑफ जॉय के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो एक ऐसी कुर्सी है हमारे पास जो बहुत आरामदायक है। तो उस कुर्सी के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि ऐसी कुर्सी अगर किसी को मिल जाती है जो खुशी खुशी जिस पे हमेशा उसको खुशी का एहसास हो, तो वो उस कुर्सी से उठना ही नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं उठना चाहेगा उस कुर्सी से। तो ऐसी ही जो चेयर है वो हमें क्वांटम सेल्फ के थ्रू हासिल होती है। सो द कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग। जो हमारी चेतना शक्ति है वही आधार है सभी प्राणियों का। तो जब हम बात करते हैं आगे कि ईगो सेल्फ और क्वांटम सेल्फ दोनों अलग अलग हैं, कि जब हम इस क्वांटम सेल्फ की बात कर रहे हैं तो ईगो को हमें त्यागना होगा। कि ईगो क्या है, ये भाव हमारे अंदर जब होता है कि मैं ही मैं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो है ईगो।
कि हम जो समझ रहे हैं, हम जो जान रहे हैं, बस मेरे लिए वही सही है। मुझे किसी और कोई और मेरे से बेहतर नहीं सोच सकता, या कोई और मेरे से बेहतर नहीं जान सकता। वो ईगो है। और क्वांटम सेल्फ क्या कहता है? सबसे कुछ ना कुछ सीखो। हर चीज़, हर छोटे से छोटा जीव, हर छोटे से जीव के पास भी अपनी एक चेतना शक्ति है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें बताता है, सिखाता है। वही क्वांटम सेल्फ है। एक्चुअल में वही क्वांटम सेल्फ है जो हमें ये समझा रहा है कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। हर छोटे छोटे जो खुशी है वो हमें ज़रूरी नहीं किसी रूप में मिले, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इसी चीज़ से खुशी मिलती है। मान लो मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ शॉपिंग से खुशी मिलती है, तो ऐसा तो नहीं है। जब मैं कभी उदास होती हूँ और कोई आके मुझे ये कहे कि नहीं कोई बात नहीं, ये एक ही सिचुएशन थी, आगे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा सीख सकते हो। या जिसने जैसे संगीता मैम ने मुझे मेडिटेशन के ध्यान के बारे में बताया, तो जब हम ध्यान के बारे में कुछ नई चीज़ें मैंने जानी, सीखी, और उसका लाभ जब मुझे मिला, तो वो भी मेरे लिए एक सीट ऑफ जॉय थी कि मुझे एक नया आनंद में कोश की प्राप्ति हुई कि आनंद मिल गया। बस अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत ज़रूरी थी। हो सकता था मुझे नाम समझ में आए, हो सकता था कि वो मैम मुझे ना बता के किसी और को बताते, या मैं वहाँ पे उस दिन अवेलेबल ना होती जिस दिन ये चीज़ें बताई जा रही थी, या मैं और मैम कभी मिलते नहीं, या फिर यहाँ मैं आज ना होती, ये सेशन नहीं ले रही होती। तो ऐसे ही करके जो क्वांटम सेल्फ है वो हम पहले ही बोल रहे थे कि क्वांटम अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ ऐसा है जो थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो उससे प्यार हो जाता है। तो इसी क्वांटम के ही बारे में बताते बताते बहुत देर हो जाएगी कि क्वांटम सेल्फ जो आनंदमय कोश है वो कितना विस्तरित है। और इसी के बारे में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे हम ये क्वांटम बॉडी है इसके बारे में, ये जो हमारे पांचों जो शरीर हमने बताया कि 5 बॉडीज़ हैं, 5 लेयर केक है, ये कैसे एक दूसरे से भी संबंध रखते हैं और अलग अलग भी अपना महत्व रखते हैं। तो इन्हीं के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हम जो क्वांटम साइंस हम समझना चाह रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक था। अब मैं ख्याति मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और हमें कुछ पिरामिड के बारे में बताएं। तो मैम प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर मोनिका मुझे इनवाइट करने के लिए। और अब हम बात करेंगे आयुर्वेद और क्वांटम के बारे में बात करने के बाद अब हमारी बारी आती है पिरामिड्स पे। तो पिरामिड्स क्या है, उसके लिए मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। पिरामिड जो है, उससे पहले हम पुराने एपिसोड्स के बारे में एक बार जान लेते हैं कि हमने क्या क्या जान चुके हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड, यानी हम पिरामिड का महत्व जान चुके हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पिरामिड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर खूब सारी ऊर्जा का भंडार है। उसके इस्तेमाल हम इस जीवन में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पुराने एपिसोड्स में काफी अच्छे से जान चुके हैं। पिरामिड वाटर यानी जल, पिरामिड के अंदर हम जब जल को रखते हैं तो उसके अंदर भी एक असीम तरह की, अलग तरह की एनर्जी आ जाती है जो हमारे बहुत सारे रोगों में भी हमें रोगों से मुक्त करने में हेल्प करती है। फिर आती है पिरामिड किचन, यानी किचन के अंदर हम पिरामिड को किस तरह से यूज कर सकते हैं। और क्वांटम किचन की जो श्रृंखला है उसके अंदर हमने इसका और भी अच्छे से वर्णन किया है। पिरामिड मेडिटेशन, जब आप
पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके जीवन पे, क्या किस किस तरह के बदलाव आते हैं, उसके बारे में भी हमने काफी चीजें बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक रिसर्चेस ऑन पिरामिड। पिरामिड पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन उससे पहले पिरामिड है क्या वो भी जान लेते हैं। तो पिरामिड 2 शब्दों से बना है, पायरा और मिड। पायरा मतलब एनर्जी यानी ऊर्जा, और मिड मतलब मध्य में, यानी पिरामिड के जो मध्य में बिल्कुल, जब आप अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके बिल्कुल मध्य में यहाँ पे एक किंग्स चैम्बर होता है जो पिरामिड की 1/3 1/3 ऊंचाई पे होता है, और वहां पे असीम ऊर्जा होती है। वो बिल्कुल बीच में सेंटर होता है और वहां असीम ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये ऊर्जा ब्रह्मांड की, पिरामिड जो है धरती की और हर जगह की सारी ऊर्जाओं को एक जगह पे एकत्रित करता है। कहाँ पे? इस एपेक्स पे, इस कोण पे वो सबको एकत्रित करता है और फिर वो अंदर ले जाता है, जिससे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही है या सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, लेकिन जब पिरामिड से वो बाहर निकलती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। क्यों? क्योंकि पिरामिड जो है वो एक नेगेटिव आयंस को डिस्चार्ज करता है, जिससे सारी आसपास के जितना भी जो एरिया होता है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। गीजा के पिरामिड्स कभी जाके अनुभव करिएगा, कितना आनंद है वहां पे। तो इसीलिए पिरामिड्स को स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी यहाँ पे ऊर्जा का भंडार है। इससे ज्यादा ऊर्जा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ पानी पे ही नहीं, ये हर किसी पे अपना एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनको भी ये बहुत ही अच्छे से, उन पे भी बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। हमारे बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने पिरामिड की मदद से अपने अपने रोगों से वो मुक्त हुए हैं। तो लेकिन ये होता कैसे है? गोल्डन स्वर्णिम कोण के कारण। गोल्डन एंगल यानी स्वर्णिम कोण वो है 51 डिग्री 52 मिनट्स, 91 डिग्री 92 मिनट्स। ये अप्रोक्सीमेटली है कि इतना होना चाहिए। इस कोण पे जब भी कोई पिरामिड बनाया जाता है, वो पिरामिड जो है वो बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित करता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर लेता है और उसी ऊर्जा का संचार करता है। वो कोई नई ऊर्जा नहीं बनाता, वो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, हम सब भी तो कॉस्मिक बीइंग्स हैं, हम सब भी तो ऊर्जा ही तो है, हम भी सब एनर्जी से तो बने हैं। तो वो ही एनर्जी वो लेता है और उसी को सकारात्मकता के साथ आगे भेजता है। तो इसीलिए ये क्वांटम डिवाइस भी है। तो जब हम ध्यान करते हैं पिरामिड के अंदर, तो उसी को हम पिरामिड ध्यान कहते हैं या पिरामिड मेडिटेशन कहते हैं। अब जब हम पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं तो नॉर्मल मेडिटेशन यानी नॉर्मल जब हम ध्यान करते हैं बिना पिरामिड के, तो तब जितना ध्यान हमारा लगता है उससे 3 गुना ज्यादा ध्यान हमारा पिरामिड के अंदर बैठ के लगता है। तो जब आप पिरामिड कैप पहनते हैं, जब आप पिरामिड के या बड़े पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप बहुत ही जल्दी उस स्टेट को अचीव करते हैं। आप उस जगह पे जा रहे होते हैं, आपको वो शांति जल्दी से मिल रही होती है, वो आनंद मिल रहा होता है और वो जल्दी मिलता है आपको। आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा का संचार पिरामिड करता है उस समय। और जब कोई इंसान बहुत ही स्टार्टिंग में है कि हाँ अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, अब मेडिटेशन में या ध्यान में अभी बस शुरुआत ही हुई है, तो उसमें क्या होगा, उसको पहले जल्दी से ध्यान नहीं लगता और इसी वजह से हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो लग नहीं रहा। उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत उनके लिए इतना सही रहेगा पिरामिड के अंदर ध्यान करना कि उनको मजा आएगा ध्यान करने में, अच्छा लगेगा। और जो पिरामिड्स होते हैं, जब हम उसके अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी तनाव है, वो तो जाता ही जाता है, साथ में मानसिक तनाव भी दूर होता है।
तो चलिए पिरामिड के बारे में जानने के बाद हम इसकी कुछ रिसर्चेस के बारे में जानते हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट के अनुसंधानों को हम पहले भी विवरित कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जी पैट्रिक फ्लैंगन की। इनकी जो किताब है पिरामिड पावर द मिलेनियम साइंस, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं कि उनमें क्या क्या हुआ। तो रेजर ब्लेड्स और पिरामिड, जैसे कि हम जानते हैं पितामह पत्री जी ने भी रेजर ब्लेड्स, एड पेटिट और बिल शूल की जो बुक थी उसमें भी रेजर ब्लेड्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो उन्होंने भी ये अनुसंधान खुद भी किए, बहुत सारे किए, खाने पे किए, ब्लेड्स पे किए, हर चीज पे उन्होंने किया, पानी पे किए। तो ये उन्होंने डॉक्टर पैट्रिक ने भी की। इसीलिए आज पत्री सर जो है वो हमें इतना ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि हम पिरामिड्स को अपने जीवन में लेके आए। रेजर ब्लेड्स में हुआ क्या, जैसे आपको कहा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया एक्सपेरिमेंट करके कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो ब्लेड का वो दोबारा बन गया। उन्होंने ऐसा बोला। तो डॉक्टर पैट्रिक ने जब ये अनुसंधान किया तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि पिरामिड जो है वो क्या करता है, वो कुछ बनाता नहीं है, वो उस जो रेजर था उसका डलिंग इफेक्ट, यानी उसका जब हम वो धार होती है वो खराब ना हो, कम ना हो जाए, उसको प्रिवेंट कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसकी धार को पूरा अच्छे से तीखा ही रहने देता है। क्योंकि जब हम रेजर को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसपे स्किन भी लगती है, उसपे क्रीम लगती है, उसपे साबुन लगता है, सब लगता है, बहुत सारे केमिकल्स भी लगते हैं। इससे क्या होगा, वो जो उसका ब्लेड होता है, उसकी जो धार होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जब आप पिरामिड के अंदर उसको रखते हो तो उसकी धार जो है वो ठीक होने लग जाती है। जैसे मैंने बताया कि जो एनर्जी है पिरामिड के अंदर वो कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी ना, वो बैलेंस ही तो लेके आती है, समत्वता तो लेके आती है, तो उसको भी ठीक कर देती है। जो डॉक्टर पैट्रिक थे, उन्होंने इतनी बार उस एक ही रेजर से शेव किया, जबकि उनके जो नॉर्मल रेजर्स होते थे वो 3 से 4 बार में खराब हो जाते थे। तो सोचिए कितना अलग ही एहसास रहा। वो हर बार उसको इस्तेमाल करने के बाद सही से साफ करके उसको पिरामिड के अंदर रख देते थे। और उन्होंने इस चीज से ये जाना कि देयर में बी शार्पनिंग इफेक्ट, यानी जो धार होती है वो उसको तीखा कर रहा है, उसकी जो पिरामिड की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो उसको, उसकी धार को, रेजर की जो धार है उसको तीखा कर रहा है। इससे क्या होगा, जितनी एनर्जी इससे क्या होगा, वो जब धार तीखा करे तो रेजर ब्लेड सही चलेगा और वो लंबा चलेगा। तो हुआ ना ये किफायती बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने घर के चाकू के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी गृहिणियां हैं वो जब चाकू इस्तेमाल करती हैं तो आप उस पे भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीवित प्राणी है, यानी प्लांट्स हो गए, हमारे पेड़ पौधे, हम एनिमल्स हो गए, हमारे पशु पक्षी हो गए, हम हो गए यानी हम इंसान, इन सब पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे अनुसंधान किए गए थे। तो बहुत सारी चीजों को से मेजर किया गया था, इसके जो मापन किया गया था किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू किया गया था। जीएसआर मेजरमेंट्स यानी गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स मेजरमेंट्स, जो हमारे प्लांट्स में कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू ये मेजरमेंट की गई थी। अल्फा वेव डिटेक्टर और सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, ऐसे बहुत सारे चीजों से मेजरमेंट किया गया था, मापा गया था उनके इफेक्ट को, यानी पिरामिड कितना इफेक्ट दे रहा है। तो अब ये जो तस्वीर है इसको देखिए, ये एक सेटिंग है जिसमें किरलियन फोटोग्राफी जिसके थ्रू जैसे करी जाती है, ये उस तरह का एक सेटअप है। और यहाँ पे ये जो दो फोटोज आप देख रहे हैं, ये इंसानों के थंब के फिंगरप्रिंट की है,
एक इंसान को लिया और एक ह्यूमन सब्जेक्ट लिया, यानी एक इंसान को लिया और उसका एक फिंगरप्रिंट लिया। उसका फिंगरप्रिंट लिया तो पहला जो ट्रीटमेंट से पहले जो फिंगरप्रिंट लिया था उसमें ये फिंगरप्रिंट है और ये है उसकी ऑरा। किरलिन फोटोग्राफी में उसकी ऑरा ऐसी है। फिर उस इंसान को 1 मिनट के लिए पिरामिड के अंदर बिठाया गया। जब ऐसा किया गया 1 मिनट के बाद दोबारा उसी फिंगरप्रिंट की फोटो ली गई। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है। ये जो फिंगरप्रिंट है इसके आसपास का जो ऑरा है ये बढ़ गया, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, कोई भी ऊर्जा वेस्ट नहीं हुई, बाहर नहीं गई, बल्कि ऊर्जा संरक्षित हो गई। उस इंसान में वो ऊर्जा और ज्यादा आ गई। तो जब ये चीज एक फिंगरप्रिंट पे हो रही है, एक फिंगर पे हो रही है, तो आप सोचिए जब आप एक खुद उसमें बैठेंगे पिरामिड के अंदर तो कितनी एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपके जो सेल्स हैं, शरीर की कोशिकाएं हैं, वो कितने अच्छे से नव जीवन को पाएंगी, उनके कार्यों में कुशलता आ जाएगी। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें उनके कार्यों में भी कुशलता आ जाएगी। फिर बात करते हैं हम प्लांट लीफ। एक जेरेनियन प्लांट लीफ उन्होंने ली डॉक्टर पैट्रिक ने और उसको तोड़ दिया। एक प्लांट से लीफ तोड़ दी, यानी पत्ती को तोड़ के उसको रख दिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद किरलिन फोटोग्राफी करी उन्होंने और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वाली पहले वाली, इसमें प्लांट लीफ ऐसी दिख रही थी। इसकी जो ऑरा थी ऐसे ही दिख रही थी। क्यों? क्योंकि वो मरने जा रही थी। उसको जब आपने डॉक्टर पैट्रिक ने उसको वहां से तोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लांट है, जो वो पत्ती है, अब वो मर जाएगी क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने फोटो लेने के बाद आधे घंटे के बाद उन्होंने फोटो ली। फिर उन्होंने 5 मिनट के लिए पिरामिड के अंदर उसी पत्ती को रखा और ये 5 मिनट के बाद फिर से एक किरलिन फोटोग्राफी करी और इस फोटोग्राफ में वो जो ऐसे दिख रही थी पत्ती, अब ऐसे दिख रही थी, यानी उसके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई थी। उस पत्ती में इतनी सारी एनर्जी आ गई थी, जबकि वो अलग हो चुकी थी एक पेड़ से, एक पौधे से वो अलग हो चुकी थी। तो देखिए कितना डिफरेंट, कितना अलग तरह का प्रभाव है पिरामिड का, न सिर्फ इंसानों पे बल्कि पेड़ पौधों पे भी और उन वस्तुओं पे भी जिनमें हम कहते हैं कि जान नहीं है। तो किरलिन जो फोटोग्राफी या किरलिन की टेक्निक जो है वो हमें और भी चीजों के रिजल्ट्स जल्दी ढूंढने में हेल्प करती है, बहुत ही कारगर है। जैसे हम योगा करते हैं, योग ब्रीदिंग करते हैं, यानी सांस मेडिटेशन करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं वो भी हमें पता चल सकते हैं किरलिन टेक्निक के जरिए। और हम खाने के ऊपर भी बहुत सारे अनुसंधान हो सकते हैं कि हाँ ऐसे हुए भी हैं कि उनमें क्या चेंज आया है। ये है किरलिन फोटोग्राफी या किरलिन टेक्निक का एक बहुत अच्छा पहलू। अब आ जाती है स्प्राउट्स। अब स्प्राउट्स के ऊपर भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये जो डॉक्टर पैट्रिक थे इन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग तरीके से स्प्राउट्स को ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट विद फीड वाटर से पानी दिया, डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट इन पिरामिड, प्लांट को रख दिया पिरामिड के अंदर, एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीड इन द पिरामिड, यानी सीड को भी पिरामिड के अंदर डाल दिया। और ये तो पिरामिड के साथ किए, इसी के साथ ही एक कंट्रोल भी बनाया गया जिसमें उन्होंने पिरामिड की जगह पे एक क्यूब को यूज किया, मतलब एक चौकोर बक्से को यूज किया। अब क्या किया उन्होंने देखा, जब जैसे जैसे वो बढ़े उसके बाद उन्होंने क्या इस अनुसंधान से पाया कि हर केस में पिरामिड में से जो प्लांट्स को ट्रीट किया था, जिन प्लांट्स को पिरामिड दिया गया था, उनकी वो 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़े और तेज बढ़े और ज्यादा
हेल्दी थे, स्वस्थ थे, और जो उनकी हार्वेस्ट थी, जो उनकी जो ग्रोथ थी वो काफी अच्छी भी थी। किससे? वो जो हमने बक्से के अकॉर्डिंगली लिए थे, जो कंट्रोल लिए थे, उनसे। बढ़े तो दोनों, लेकिन जब पिरामिड को इस्तेमाल किया गया तो वो ज्यादा अच्छे से बढ़ा। कैलिफोर्निया के जो अंगूर के फार्मर थे, उन्होंने इस सिस्टम को इस्तेमाल किया और उनकी जो पैदावार हुई वो 2.5 गुना ज्यादा हुई उनकी नॉर्मल पैदावार से। तो सोचिए, हम इसको जब अपने एग्रीकल्चर में, अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा हमें हार्वेस्ट मिलेगी, खाने की प्रॉब्लम कितनी दूर हो सकती है। एनिमल्स पे, यानी जीव, पशुओं पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर पैट्रिक के एक दोस्त थे, उन्होंने अपने जो पालतू बिल्ली को एक पिरामिड में रखा। हर रोज वो पिरामिड के अंदर उसको आधा घंटा रखते थे। तो जो बिल्ली थी उनकी, वो उसको पिरामिड अच्छा लगा और वो वहीं पे सोने लग गई। जब ये अनुसंधान स्टार्ट हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ, तो जो उस समय जो बिल्ली थी वो मांसाहारी थी। 6 हफ्ते बाद उस बिल्ली ने मांस खाना छोड़ दिया, और वो, अगर आप उसके सामने मांस रख देते थे तो वो नहीं खाती थी, वो भूखी रहती थी। इस तरह का जो टेस्ट था उन्होंने देखा, और साथ में उन्होंने और क्या देखा कि उस बिल्ली को अब शाकाहारी भोजन करना अच्छा लगता था। वो फल खाती थी, सब्जियां खाती थी, नट्स खाती थी, वो ये सारी चीजें खाती थी, लेकिन मांस नहीं खाती थी। आप सोचिए, एक एनिमल, एक पशु जो मांस खाए बिना नहीं रहता था, वो शाकाहारी बन गया। तो सोचिए, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ऊपर भी तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरीके से बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर में भी पिरामिड चेंज लेके आता है। तो पत्री जी का जो संदेश है शाकाहारी का, पिरामिड जगत का, ये ऐसे ही नहीं है। पिरामिड के जरिए हम शाकाहारी भी बनने में अपने आप को एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप दे सकते हैं। हम अपने अंदर एक कंट्रोल लेके आ सकते हैं, अपनी इंद्रियों को, जो बहुत ज्यादा लालसा रहती है जिन चीजों की, उसको भी कम कर सकते हैं, अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। तो पत्री जी के इस संदेश से मैं थोड़ा आज का ये सेशन खत्म करूंगी कि जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी आध्यात्मिकता है, वो उसका मतलब है कि आप रियलिटी के साथ जिए, उसे भागिए मत। जो भी इस समय पे सच्चाई है, सच्चाई के साथ जीना ही आध्यात्मिकता है। अगर आप सच्चाई से भाग रहे हैं तो आप आध्यात्मिकता में नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके जीवन की सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझिए, उसको सुधारिए। अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं है तो उसको सुधारिए। ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं आज के जो सेशन है हमारा, उसको यहीं पे विराम देती हूँ, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे इसी श्रृंखला में, क्वांटम लाइफ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 10वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।